हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्म डिजिटल चैनल। हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम रखा है 11th ट्रिक्स टू 12th रीडिंग। अभी का नेम सजेस्ट कर रहा है हम लोग 11th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं जो हमें 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स में हेल्प कर सकते हैं। हम लोग सून जितने भी लोग हैं 11th स्टैंडर्ड में राइट नाउ वो विद इन 1 और 2 मंथ 12th स्टैंडर्ड के अंदर एंटर करेंगे। एंड वी नो कि कई सारे टॉपिक्स डिफिकल्ट हो जाते हैं अगर 11th वीक हो जाए, तो इसीलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट किया। तो आप रेस्ट ऑफ द वीडियोस भी जो इस सीरीज में वो देख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपरेंट वेट का जो कॉन्सेप्ट है जो हम रिवाइज करेंगे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम वेट की अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट करेंगे। जनरली ये एक ऐसा टर्म है जो सबने ही सुना हुआ है कि वेट, हाँ इस चीज का इतना वेट होता है, उस चीज का उतना वेट होता है। तो ये इतना ज्यादा कॉमन वर्ड बन गया है हमारे लाइफ में या स्टडी के टाइम पे कि हम सोचना भी छोड़ देते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो आज इस चीज को क्लियर करते हैं कि वेट जो है वो मास नहीं होता है। इनकेस अगर आपके दिमाग में ऐसा है, मास जो होता है वो बॉडी के इनर्शिया के बारे में बताता है, वो नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है कि कितने एटम्स प्रेजेंट है। बट वेट जो है वो मास के बारे में नहीं बताता। वेट क्या होता है? वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अ प्लैनेट। ठीक है, वेट क्या होता है कि कोई भी प्लैनेट पे, जैसे हम राइट में इस प्लैनेट पे प्रेजेंट है, और इस प्लैनेट पे जो प्लैनेट हमारा प्लैनेट अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है हमारे ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम क्या बुलाते हैं? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बुलाते हैं। तो द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अ प्लैनेट ऑन एन ऑब्जेक्ट जो उस प्लैनेट पे प्रेजेंट है इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और क्योंकि ये ग्रेविटेशनल पुल है तो इसलिए ये एक फोर्स है। एंड दैट इज वाई वेट जो होता है वो न्यूटन में मेजर होता है, किलोग्राम में नहीं। मास किलोग्राम में मेजर होता है, इट्स नॉट अ फोर्स। बट वेट एक फोर्स है। कौन सा फोर्स? जो फोर्स प्लैनेट हमारे ऊपर या अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। और ये वेट कैलकुलेट कैसे करते हैं? वेट हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, मास इनटू ग्रेविटी। ये बात सही है कि वेट मास पे डिपेंड करता है, बट वेट और मास दोनों सेम नहीं है। मास ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होगा, दैट इज ट्रू डेफिनेटली, बट दोनों सेम नहीं है। तो वेट किसके बराबर होता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट, जिस भी प्लैनेट के लिए सॉल्व करें। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग मोस्टली प्लैनेट अर्थ की बात करेंगे जिसमें जी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। तो इस तरह से हम वेट कैलकुलेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसके मास को उसके ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करके। आप देखो मास जो होता है वो प्लेस टू प्लेस अगर अलग अलग जगहों पे जाओगे तो वो सेम रहता है, बट ग्रेविटी अलग अलग जगह पे सेम नहीं रहती है, वेरी करती है। इसलिए एक सेम मास का ऑब्जेक्ट, एक सेम मास के ऑब्जेक्ट का अलग अलग वेट हो सकता है अलग अलग लोकेशन पे, बिकॉज ग्रेविटी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, इसीलिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ पहले ही कि मास और वेट आर नॉट सेम। इट डज डिपेंड ऑन मास बट आर नॉट सेम। तो अगर प्लेस टू प्लेस ग्रेविटी चेंज होगा तो मास सेम रहेगा बट वेट क्या होगा? चेंज होगा, बिकॉज इट्स द फोर्स जो प्लैनेट हम पे लगा है या किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा है। बट हमारा जो टॉपिक है वो वेट नहीं है, हमारा टॉपिक है एपरेंट वेट। ठीक है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अब एपरेंट वेट क्या है? देखो, अभी जो हमने वेट डिस्कस किया है इसको हम रियल वेट भी बोलते हैं, ये एक्चुअल ग्रेविटेशनल पुल है। बट एपरेंट वेट उसे बोला जाता है जो वेट हमें फील होता है। ठीक है, या किसी मशीन को मेजर किया जाता है उस मशीन में। ठीक है, तो एपरेंट वेट आप इन जनरल ऐसे बोल सकते हो जो वेट हमें फील होता है। ठीक है, तो एपरेंट वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय सपोर्टिंग सरफेस। अभी बात करेंगे किस सपोर्टिंग सरफेस की बात हो रही है। ऑन एन ऑब्जेक्ट विच डिटरमाइन हाउ हैवी द ऑब्जेक्ट फील्स। रिमेंबर, फील्स, जरूरी नहीं है कि उसका वेट उतना ही एक्चुअली हो। वो फील कितना हो रहा है उसको हम एपरेंट वेट बोलते हैं। और एपरेंट वेट जो है वो रियल वेट से डिफरेंट हो सकता है। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन में। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मे बी आप सोच रहे होगे कि जो वेट है वही तो फील होगा, अलग क्यों फील होगा? होता है। जैसे कि अगर आपने लिफ्ट में कभी फील किया हो, कोई बड़ी सी मॉल हो, बिल्डिंग हो, उसमें 10-20 फ्लोर हो और उस लिफ्ट में आप जाओ और सबसे ऊपर वाले फ्लोर को सेलेक्ट करो,
तो जब लिफ्ट ऊपर मूव करना शुरू होगा तो मैं सडन ये फील आएगा कि मेरा वेट बढ़ गया, आपको ऐसा फील होगा। बट आपको पता है लॉजिकली कि ना आपका मास बढ़ा है ना ग्रेविटी में कोई चेंज आया है सिग्निफिकेंटली। तो ऐसा थोड़ी कि मास बदल गया या मास बढ़ गया इसलिए वेट बढ़ गया, नहीं, वो आपको फील हो रहा है लिफ्ट के एक्सेलरेशन की वजह से कि आपका वेट बढ़ गया। तो ये जो फीलिंग है ना, ये जो वेट आपको फील हो रहा है इसको हम बोलते हैं एपरेंट वेट। एपरेंट का मतलब होता है विच अपीयर्स टू बी, है ना, विच अपीयर्स टू बी। एपरेंट का मतलब है विच अपीयर्स टू बी बट नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। ठीक है। एपरेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज जो दिख रही है बट उतनी ट्रू नहीं है। जैसे हम मशीन का यूज करते हैं वेट मेजर करने का, बट वो एक्चुअल वेट के बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो उसको भी एपरेंट वेट भी बोला जाता है। अब ऐसा क्यों होता है कि जो वेट रियल है और जो वेट हमें फील हो रहा है वो अलग अलग कैसे है, ठीक है। उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि हमारा बॉडी कैसे वेट फील करता है या कोई मशीन कैसे वेट को फील करती है, ठीक है। तो हम सबसे कॉमन मशीन ले लेते हैं जिसको हम बोल रहे हैं वेइंग मशीन। ये सुन रखा होगा सबने कि वेइंग मशीन जो है वो वेट को मेजर करती है या इनडायरेक्टली मास को डिस्प्ले करती है, तो मास को मेजर करती है। बट ये मेजर करती कैसे उस पर डिपेंड करता है कि ये रियल वेट मेजर करता है या कुछ और। तो दिक्कत ये है कि कई बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम इस वेइंग मशीन के ऊपर मास एम ब्लॉक रखे तो ये इसका डायरेक्ट वेट मेजर कर लेते हैं, मतलब इसका वेट कितना होगा M/C, ये मेजर कर लेगा। बट आप लॉजिकली सोच के देखो एक बार, अगर हमें एक्चुअली किसी का रियल वेट मेजर करना है तो हमें पहले मेजर करना होगा उसका मास, ठीक है, फिर मेजर करना होगा प्लैनेट की ग्रेविटी, फिर उसका प्रोडक्ट करना होगा, अब तब इस रीडिंग में यहाँ पे शो करना होगा। बट क्या ये छोटी सी मशीन मास मेजर कर पाएगी? आप सोचो, आपको मैं टास्क दे दूं कि हाँ मैं करोड़ रुपए दे दूं, आप एक मशीन बनाओ जो मास मेजर करे, ठीक है, तो वो पहले अलग कहानी है। फिर ग्रेविटी मेजर करे किसी डिवाइस अलग तरीके से, एंड देन उसको मल्टीप्लाई करे। डेफिनेटली ये मशीन ये काम नहीं करेगी। वेइंग मशीन ना मास मेजर करती है ना ग्रेविटी मेजर करती है, ऐसा कुछ भी नहीं करती। तो फिर वेइंग मशीन क्या करती है वो समझो। वेइंग मशीन क्या होता है, वो मेजर करती है। तो डिवाइस मेजर वेट, अल्टीमेटली वेट मेजर करना होता है, बट वेट मेजर नहीं करती डायरेक्टली। ये क्या मेजर करती है, मेजरिंग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यस, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये जो मशीन है वो नॉर्मल फोर्स मेजर करती है। और अगर नॉर्मल फोर्स की वैल्यू सोचो वेट के ही बराबर हुआ तो उसका आंसर वेट ही आ जाता है। एंड दैट इज द वर्किंग ऑफ अ वेइंग मशीन। तो हम क्या करते हैं, जब वेइंग मशीन पे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो ये ऑब्जेक्ट पे लगने वाला, ये रहा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो कांटेक्ट, नॉर्मल का कांटेक्ट फोर्स होगा, है ना, सरफेस का, जिस सरफेस के ऊपर रखा है वो एक नॉर्मल हो गया। दूसरा इसके ऊपर mg हो गया जो इसका एक्चुअल वेट है। अब सोचो, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है राइट नाउ वेइंग मशीन के ऊपर, तो क्या हमारा नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर होगी, mt का। तो इस वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट ये है कि मास और ग्रेविटी मत मेजर करो, नॉर्मल मेजर कर लो, और नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर होगी, वेट के बराबर। तो आंसर वो डिस्प्ले कर देता है। तो इसीलिए रीडिंग और वेइंग मशीन जो होता है वो नॉर्मल की वैल्यू होता है, जो भी नॉर्मल की वैल्यू वही डिस्प्ले करता है। अगर न्यूटन में आंसर देना है तो नॉर्मल दोगे, अगर मान लो किलोग्राम में आपको आंसर देना है तो आप क्या करोगे, या ये मशीन क्या करती है, वो जो भी नॉर्मल की वैल्यू आई है उसको जी से डिवाइड कर देती है। तो जैसे हमारा नॉर्मल की वैल्यू mg आया है, अगर मैं इसको जी से डिवाइड कर दूं तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, सिर्फ m। तो उससे ये मास बन जाता है और वो किलोग्राम में यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। तो यहाँ पे किलोग्राम में डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। क्योंकि रीडिंग हम किलोग्राम में रखना चाहते हैं ताकि लोगों के लिए इजी आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि लोगों को न्यूटन की इतनी आदत नहीं। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ ग्रेविटी के डिवाइड कर देते हैं, इसको कोडिंग होती है जो डिवाइड कर देते हैं। तो वेइंग मशीन ना मास मेजर करता है ना ग्रेविटी, वो क्या मेजर करता है, नॉर्मल, जो ब्लॉक उस पर रखा है उससे नॉर्मल मेजर कर लेता है, और वो नॉर्मल ही किसके बराबर आ जाता है, वेट के बराबर, जो कि वो डिस्प्ले कर देता है। तो जब भी आपको रीडिंग लिखना होगा, वेइंग मशीन की रीडिंग लिखना है, तो आप नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट करो और वही उसकी रीडिंग होगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम तब आता है जब इस वेइंग मशीन को अलग अलग सिनेरियो में रखा जाए, स्पेशली जब हम किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में रखें। तो वेइंग मशीन इन एक्सेलरेटेड फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ तीन एग्जाम्पल लिए। मान लो आपका वेइंग मशीन लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट के अंदर वो बॉक्स
इसके ऊपर रख दिया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये वेइंग मशीन कितनी रीडिंग शो करेगा। तो ये जो वेइंग मशीन है, जो भी रीडिंग शो करेगा वो रियल वेट से अलग आएगा, और जो भी वैल्यू आएगी उसी को हम एपरेंट वेट बोलते हैं, क्योंकि हमेशा अपीयर होगा कि वेट उतना है बट रियल में उतना नहीं होगा। ठीक है, तो चलो सेम तरीके से करेंगे। हमने लिफ्ट है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, वेइंग मशीन के ऊपर ब्लॉक रखा है। अब वेइंग मशीन इसका वेट मेजर नहीं करता डायरेक्टली, क्या मेजर करता है, नॉर्मल। तो चेक करते हैं इस केस में नॉर्मल क्या है। तो नॉर्मल सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट सॉल्व करूंगा ताकि हमारे लिए सॉल्विंग इजी हो। तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, एक तो नीचे इसका वेट है, रियल वेट जो है वो mg है, एक ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स है कांटेक्ट होने की वजह से, एंड तीसरा लगेगा सूडो फोर्स इसके ऊपर m इंटू ए। अब ये सूडो फोर्स क्यों लगा है, कितना लगा है, ये सब का डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में किया था, तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको समझ में आए। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हमारे क्या लगेगा, सूडो फोर्स। और विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ये रेस्ट पर भी है, तो अगर ये रेस्ट पर है तो हम फोर्स बैलेंस कर सकते हैं। तो देखो नॉर्मल की वैल्यू कितना आ जाएगा इसमें, एम जी प्लस एम ए, एंड दैट इज द वेट जो आपकी वेइंग मशीन शो करेगी। वेइंग मशीन के पास कोई फीडबैक लूप नहीं है इसको बताने के लिए कि ये रियल वेट है कि नहीं। वेइंग मशीन सिर्फ नॉर्मल मेजर करता है और वो डिस्प्ले कर देता है, वो केयर नहीं करता कि वो रियल वेट है कि नहीं। इसलिए इस नॉर्मल को हम क्या बोलेंगे, एपरेंट वेट। ये वेट दिख रहा है रीडिंग में बट है नहीं। तो ये एपरेंट वेट कितना आता है, रियल वेट प्लस एम ए, मतलब कुछ वैल्यू ज्यादा रियल वेट से, कितनी वैल्यू ज्यादा, एम ए की वैल्यू ज्यादा। ठीक है, तो आप एपरेंट वेट लिख सकते हो एम जी प्लस ए। लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट करिए, ऐसे ही लिफ्ट अगर डाउनवर्ड एक्सीलरेट कर रही है तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या आएगा, नॉर्मल ऊपर, एम जी नीचे, बट इस बार सूडो फोर्स ऊपर आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो इस केस में जो नॉर्मल मेजर करेगा आपका वेइंग मशीन वो कितना होगा, एम जी माइनस एम। तो इस केस में एपरेंट वेट क्या आ रहा है, जो नॉर्मल की वैल्यू है वो कितना है, रियल वेट विच इज एम जी माइनस समथिंग, कितना, माइनस एम। तो इस केस में जो एपरेंट वेट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस केस में एपरेंट वेट जो है वो लेस आ रहा है रियल वेट। इस केस में क्या आ रहा था, एपरेंट वेट ग्रेटर आ रहा था रियल वेट से। इसीलिए आपको मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, जब लिफ्ट ऊपर जाता है हमारी बॉडी भी ऐसे ही वेट फील करती है, नॉर्मल फोर्स के थ्रू फील करती है। तो अगर गलती से कभी नॉर्मल फोर्स बढ़ जाए ना आपके पैरों के ऊपर जो लग रहा है, तो हमारे बॉडी को लगता है हमारा वेट बढ़ गया, जबकि एक्चुअली वेट क्या रहता है, सेम ही रहता है, वो नॉर्मल फोर्स बढ़ जाती है। तो हमारा ह्यूमन बॉडी भी इसी तरह से वेट एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो लिफ्ट ऊपर जाती है तो नॉर्मल बढ़ जाता है, तो वेट ज़्यादा फील होता है। लिफ्ट नीचे जाती है तो नॉर्मल कम हो जाता है, नॉर्मल फोर्स इससे वेट कम फील होता है। और व्हाट इफ कि अगर लिफ्ट फ्री फॉल में आ जाए, है ना, लिफ्ट अगर फ्री फॉल में है मतलब उसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना है, जी के बराबर फ्री फॉल में। और इस केस में आप देखोगे नॉर्मल की वैल्यू, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं जी के बराबर रखूँ तो ये एपरेंट वेट कितना आ जाएगा, जीरो। इस केस में नॉर्मल भी जीरो होगा और एपरेंट भी जीरो हो जाएगा उस केस में। मतलब इस केस में मशीन ये शो करेगा कि इसका कोई वेट ही नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि उसका मास खत्म हो गया, ऑब्वियसली नहीं, ये एपरेंट वेट जीरो, रियल वेट तो होगा इसका, बट क्योंकि नॉर्मल जीरो हो जा रहा है और इनका कॉन्टैक्ट ही छूट जा रहा है, तो इसलिए वो कोई रीडिंग शो ही नहीं कर रहा। इस केस में एपरेंट वेट कितना आता है, जीरो। और जब कभी भी एपरेंट वेट जीरो आता है तो हम वेट लेसनेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्या है वर्ड, वेट लेसनेस। ठीक है, ये तब वर्ड यूज किया जाता है जब आपका एपरेंट वेट क्या हो, जीरो। रियल वेट नहीं, एपरेंट वेट भी। इस कंडीशन को बोला जाता है वेटलेसनेस। ठीक है, तो ये वन ऑफ द एग्जांपल है। ये तब होता है जब आपका ऑब्जेक्ट किसी कोई, जो आपका ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, वो किसी बॉक्स के अंदर है जो फ्री फॉल कर रहा है, तो उसको लगता है मेरा वेट सही नहीं, मेरा वेट जीरो हो गया, ऐसा उसको फील होता है, उसको लगता है वो फ्लोट कर रहा हवा में, इस तरह से। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की वीडियो देखोगे तो उसमें लोग ऐसे ही फ्लोट करते हैं, और उनका फ्लोट करने का रीजन ग्रेविटी जीरो होना नहीं है, वहां ग्रेविटी है, उनका वेट भी है, बट अपरेंट वेट जीरो होने की वजह से वो फ्लोट कर पाते हैं। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मशीन स्प्रिंग बैलेंस नाम की होती है।
तो स्प्रिंग बैलेंस कुछ इस तरह का डिवाइस होता है। ये थोड़ा पुराना डिवाइस है, तो आपने रियल लाइफ में शायद ना देखा हो, इतना कॉमन नहीं है, वेइंग मशीन के इतना कॉमन नहीं है। बट ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें या तो लीनियर स्केल हो सकता है या तो ऐसे सर्कुलर स्केल हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक स्केल हो सकता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होती है, एक स्प्रिंग होती है, ठीक है, एक स्प्रिंग होती है जो कि एक रस्सी के साथ अटैच होकर हुक से जुड़ा होता है। अब इस हुक पर जब भी हम कोई मास रखते हैं तो स्प्रिंग खींचता है, तो उसके अंदर रीडिंग भी आगे बढ़ती है और वो बता देता है कि उस ऑब्जेक्ट का कितना मास है या बेसिकली वेट है। तो इसको इसको भी वेट मेजर करने के लिए ही यूज किया जाता है। बट जैसे मैं बताया कि ये वेट डायरेक्टली मेजर नहीं करता है, जस्ट लाइक वेइंग मशीन या अनलाइक वेइंग मशीन जो कि नॉर्मल मेजर करता है, ये क्या मेजर करता है, टेंशन मेजर करता है। यस, ये टेंशन फोर्स पे काम करते हैं। तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है वो क्या करता है, टेंशन को मेजर करता है। तो जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट मैंने इस बुक में फंसाया एम मास, तो स्प्रिंग इलांगेट होगा, रीडिंग नीचे की तरफ मूव करेगी। अब देखो इसमें लगने वाला ऊपर का जो स्प्रिंग का टेंशन है टी, और नीचे इसका वेट। अब क्योंकि ये तो रेस्ट पर है ना, ये तो रेस्ट पर है, तो टी किसके बराबर होगा, एम जी के। तो ये मशीन टी को मेजर करती है और वो एम जी के बराबर आता है अगर रेस्ट पे हुआ तो। इसलिए रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, टेंशन के। अगर न्यूटन में आंसर देना है, कई बार हमें किलोग्राम में आंसर देना होता है, तो इसी टेंशन को हम किससे डिवाइड कर देंगे, जी से। अगर आपको रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस जी में आंसर देना है तो जैसे आप यहाँ पे जी से डिवाइड करो, तो जैसे ये जी से डिवाइड करोगे क्या ये एक्चुअल मास के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ये एक्चुअल मास के बराबर आ जाएगा। तो जब तक ये स्प्रिंग बैलेंस रेस्ट पर है ना, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सही रीडिंग देती है, जितना एक्चुअल मास है या वेट है वो बता देती है। बट जस्ट लाइक वेइंग मशीन, अगर इसको एक्सेलरेटेड फ्रेम में रख दिया, यही तीन सिनारियो, लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेशन, लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, लिफ्ट फ्री फॉल कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है, टेंशन की वैल्यू एक्चुअल वेट के बराबर नहीं आती। ओके, इस सवाल में यहाँ पर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, तो ऊपर टेंशन टी, नीचे एम जी, बट सूडो फोर्स किधर आएगा, नीचे। okay? तो जिसकी वजह से टेंशन की वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगा एम जी प्लस एम। इसका आपको देखोगे वैल्यू कितना आएगा, तो एपरेंट वेट क्या लिखेंगे, ये जो टेंशन की वैल्यू वही एपरेंट वेट होगा, क्योंकि मशीन तो ये टेंशन की जो भी वैल्यू वो शो करेगा, वो बोलेगा कि इतना वेट है, बट हमें पता है ना वो रियल वेट नहीं है, इसलिए एपरेंट वेट। तो वो कितना आएगा, एम इंटू जी प्लस ए, ठीक है, एम इंटू जी प्लस ए। वैसे इस केस में क्या आएगा, टेंशन की वैल्यू सूडो फोर्स ऊपर लगेगा तो एम जी माइनस एम ए, और फाइनली इस केस में टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, अगर फ्री फॉल करेगी, ठीक है। बट आप देखोगे स्क्रीन पे मैंने एक जी इफेक्टिव का टर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जी इफेक्टिव का, कि जैसे यहाँ पर आप देखोगे हमारा रियल वेट कितना था एम जी, बट हमारा एपरेंट वेट कितना है, जी प्लस ए, एम जी प्लस ए। तो क्या करते हैं, जी प्लस ए को हम क्या लिख देते हैं, इफेक्टिव ग्रेविटी, क्योंकि ये फॉर्मूला सेम मैच कर रहा है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये रियल वेट एम जी है, एपरेंट वेट भी एम जी हो जाएगा, बट कौन सा जी, इफेक्टिव ग्रेविटी, जो टोटल ग्रेविटी की फील हो। मैं ये नहीं कह रहा ग्रेविटी चेंज हो गया, मैं कह रहा ग्रेविटी की फील जो है वो चेंज हो जाता है। तो जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करता है इफेक्टिव ग्रेविटी आता है जी प्लस है, जब लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करता है तो इफेक्टिव ग्रेविटी आती है जी माइनस है, और जब फ्री फॉल होता है तो यू कैन गेस कि इफेक्टिव ग्रेविटी क्या हो जाती है, जीरो। तभी तो वेटलेसनेस फील होता है, ऐसे लगता है लोग हवा में उड़ने लग गए, इफेक्टिव ग्रेविटी जीरो आता है। तो अगर आप ये चीज याद रखते हो तो इस केस में या किसी भी केस में आप डायरेक्ट लिख पाओगे, ठीक है, आप डायरेक्ट लिख पाओगे कि आपका वेट कितना आ रहा है। जैसे यहाँ पे जी इफेक्टिव पता है जी प्लस ए आएगा, इसमें अपरेंट वेट क्या आएगा, एम इंटू जी इफेक्टिव कितना है, जी प्लस है। तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस कितना है, एम इंटू जी इफेक्टिव। तो डाउनवर्ड है तो जी इफेक्टिव जी माइनस ए, और फ्री फॉल है तो जी इफेक्टिव कितना, जीरो। तो इसमें टेंशन भी जीरो, अपरेंट वेट भी जीरो, और इसको अगेन बोलेंगे वेटलेसनेस टू सिचुएशन। और एक दो जगह जहाँ पर हमारे वेट में अपरेंट वेट मेजर अलग होता है, नॉट बिकॉज ऑफ एक्सेलेरेशन बट बिकॉज ऑफ बायंट फोर्स। तो अगर हमने वेइंग मशीन को सबमर्ज कर दिया पानी में, या हमने अपने स्प्रिंग बैलेंस को भी सबमर्ज कर दिया पानी के अंदर, तो इस केस में भी जो एपरेंट वेट शो होगा ना इन मशीन्स में, वो रियल के वेट के बराबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो ऊपर लग रहा है नॉर्मल फोर्स जो मशीन मेजर करती है,
नीचे लग रहा है इसका एक्चुअल वेट जो कि mg है, बट इसके अलावा एक और फोर्स है अब सबमर्ज होने की वजह से, विच इज बायन द बायन फोर्स। तो जिसकी वजह से इस केस में जो नॉर्मल आएगा वो कितना आएगा, mg माइनस बायन फोर्स, विच मीन कि आपको जो मशीन में वेट फील होगा या जो अपीयर होगा वो रियल वेट से कम आएगा। कितना कम आएगा, बी अमाउंट में। जितना भी बायन फोर्स है उतना कम दिखेगा। अगर बायन फोर्स 10 न्यूटन है तो मतलब वेट 10 न्यूटन कम दिखेगी। ठीक है, क्या तो हम इसको भी जी इफेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटी ये यूज किया जा सकता है जब भी ऑब्जेक्ट किस नो सबमर्ज कर रहा हो लिक्विड में, तो जी 1 - डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ऐसे ही सेम स्प्रिंग बैलेंस के साथ है। स्प्रिंग बैलेंस को अगर सबमर्ज किया है तो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम में क्या आएगा, टेंशन की ऊपर, रियल वेट एम जी नीचे, और एक आएगा बैंड फोर्स ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगा, एम जी माइनस बैंड। यही आपका एपरेंट वेट होगा जो टेंशन हम मेजर कर पा रहे। तो एपरेंट वेट कितना आएगा, एम जी माइनस बैंड। इसको आप एम इंटू जी इफेक्टिव लिख सकते हो। यहाँ पर इफेक्टिव ग्रेविटी की वैल्यू ये होती है सबमर्ज लिक्विड के अंदर। इसके अलावा एक तो और केस देखिए, जैसे सर्कुलर मोशन में आता है तो कॉन्वेक्स रोड, कॉनकेव रोड। ठीक है, ये आपका स्पीड ब्रेकर है, ये आपके पोर्ट होल्स रोड पर। ठीक है, तो स्पीड ब्रेकर पर क्या होता है कि अगर कोई गाड़ी 20 स्पीड से जा रही है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ऊपर नॉर्मल, नीचे एम जी, और आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नीचे की तरफ एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से देखो नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया, बाहर की तरफ ना, नॉर्मल इधर, एम जी इधर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एक जगह ये रही, जगह बना देते हैं थोड़ा से, एम वी स्क्वायर बाई आर आउटवर्ड। ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी, एम जी माइनस एम जी स्क्वायर बाई। तो अगर कोई वेइंग मशीन एक्चुअली इसका वेट मेजर कर रहा होता तो वो एम जी शो नहीं करता अपने डिस्प्ले में। वो कितना शो करता है, एम जी से थोड़ा कम। कितना कम, एम जी स्क्वायर बाई आर के अमाउंट के बराबर। तो इस केस में भी आपका जो एपरेंट वेट है वो लेस है रियल वेट से। ठीक है, लेस है रियल। क्या ये जीरो भी हो सकता है, यस। अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि कितनी स्पीड से हम जाए ताकि इस स्पीड ब्रेकर पर हमारा वेट ही जीरो हो जाए, तो आप इसको जीरो रख दो, है ना। जैसे ही आप इसको जीरो रखोगे ना तो आपको वो स्पीड मिल जाएगा। देखो वो स्पीड कितना आ रहा है, रूट किया। अगर आप इतनी स्पीड से ना क्या बोलते हैं स्पीड ब्रेकर पे गए तो आपका वेट ही जीरो फील होगा, नॉर्मल जीरो हो जाएगा, और आपका कांटेक्ट छूट जाएगा। और यही होता है जब कोई गाड़ी फास्ट स्पीड से पास करती है, आपको पता है स्पीड ब्रेकर पे तो होता नहीं है कि वो उसका कांटेक्ट ही छूट जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर हमारा गड्ढे वाला रोड है तो गड्ढे वाले रोड में ऐसा नहीं होता, कांटेक्ट नहीं छूटता। ठीक है, क्योंकि उसमें एक्चुअली वेट ज्यादा आता है। इसमें क्या होगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ, एम जी नीचे की तरफ जो कि रियल वेट है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर, एम जी स्क्वायर बारह डाउनवर्ड। तो इसमें नॉर्मल की वैल्यू कितना आ जाएगा, मैं थोड़ी जगह बना देता हूँ यहाँ पे। तो एम जी स्क्वायर बाय आर, इसमें नॉर्मल की वैल्यू कितना आ जाएगा, एम जी प्लस एम जी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहाँ अपरेंट वेट ग्रेटर है रियल वेट से। तो अगर कोई वेइंग मशीन यहाँ पे रखा जाए इसको मेजर करने के लिए इसका वेट, तो वो ज़्यादा दिखता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि अपरेंट वेट का जो कॉन्सेप्ट है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देता हूँ कि कैसे एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे मैन स्टैंड ऑन अ वेइंग मशीन इन अ लिफ्ट। ठीक है, द रीडिंग इज 60 kg। ठीक है, और लिफ्ट रेस्ट पर है। देखो लिफ्ट अगर रेस्ट पर है तो जो रीडिंग शो हो रही है वो रियल वेट के बराबर है, क्योंकि वेट तब चेंज होता है रियल वेट से जब लिफ्ट एक्सीलरेट होगी। ठीक है, तो अभी ये रियल वेट होगा तो इसको मैं लिखूंगा रियल मास, एक्चुअल मास 60 kg, और रियल वेट कितना हो जाएगा, 600 न्यूटन। ठीक है, yeah. अब पूछा है इफ लिफ्ट मूव डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड द रीडिंग विल बी। अब वेट कितना हो जाएगा, रीडिंग मतलब इसका वेट कितना हो जाएगा। अब जैसे ही सवाल आता है बहुत लोग बोलते हैं कि जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ रखा होता है कुछ चीजें जंप कर जाते हैं। याद करने को बताया था कि अगर लिफ्ट नीचे जाती है तो वेट कम हो जाता है। बट फिर से मैं दिखाता हूँ आपको डायग्राम। मैं ये नहीं बोल रहा कि लिफ्ट नीचे जाती है, मैं ये बोल रहा हूँ जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे होता है तब वेट जो आता है वो कम आता है। इस केस में आप चेक करोगे तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से इसका एक्सेलरेशन कितना है, जीरो।
जब एक्सेलरेशन ही जीरो है तो इसका आप क्या लिखोगे? एपरेंट वेट क्या होता है? एम जी माइनस एम ए, और वो इक्वल टू आएगा एम जी, टू ही बराबर आ जाएगा। इसका मतलब इस केस में अपरेंट वेट रियल वेट के ही बराबर होगा, इसलिए मास, अपरेंट मास भी रियल मास के ही बराबर होगा उसके लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिर्फ वेलोसिटी देख के नहीं बताना है, एक्सेलरेशन देखना। ठीक है, इसके अलावा इसमें a weighing machine in a lift reads 20% more than the actual weight the lift is। अब देखो लिफ्ट में रीडिंग जो है वो 20% ज्यादा है। अब हमें पता है कि लिफ्ट में रीडिंग वेट तभी ज्यादा हो सकता है जब लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेशन में हो। तो हमें इतना तो ऑप्शन समझ में आ गया, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, डाउनवर्ड नहीं हो सकता, इन दोनों में कोई हो सकता है। चेक करते हैं। ठीक है, अपवर्ड एक्सेलरेशन में कितना होता है? अपरेंट वेट जो है वो 20% मोर है, तो मतलब जितना भी रियल वेट है विच इज एम जी प्लस इसका 20% और कर देते हैं आज, तो 20% और ऐड कर दिए, इतना है अपरेंट वेट। यहाँ से कितना आ जाएगा? 6/5 एम जी आ जाएगा। ठीक है, 6/5 एम जी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है अपरेंट वेट का फॉर्मूला क्या आता है अपवर्ड एक्सेलरेशन में? एम जी प्लस एम ए, यही होता है ना, एम जी प्लस एम ए अपवर्ड एक्सेलरेशन में। यहाँ से देखो एम तो हमारा उड़ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आ गया? G/5, 6/5 जी माइनस जी, ये कितना आ गया? G/5। इसका मतलब जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वो कहाँ पर है? अपवर्ड डायरेक्शन में, विद 5 G/5 एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, विच इज अराउंड 2 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आई होप कि आप क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करो, और जो भी कोई डाउट्स आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। और इसी तरह से हम लोग और वीडियोस भी बना रहे हैं चैनल के ऊपर, और आपके 11th के रिवीजन के लिए, तो आप उनको भी ज़रूर चेकआउट करना और स्टे ट्यून रहना इस चैनल पे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी दिस वीडियो।